गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5, पदार्थ की अवस्थाएं। लेक्चर 1, पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले शब्द आता है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ प्रकृति का वह भाग होता है जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें किसी न किसी रूप से, उन्हें हम पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में होते हैं। यहां पर वो 3 अवस्थाएं, कोई भी पदार्थ हो 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस। जैसे पानी है, H2O है। H2O की 3 अवस्थाएं होती हैं पानी की। ये 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस कब होगा? जब उनकी अणुएं नजदीक होंगी, आपस में जुड़े होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से। लेकिन जब वो बंधन थोड़ा दुर्बल हो जाता है तो उनकी अणुएं थोड़ी दूर चली जाती हैं, तो मोशन में आ जाते हैं, तो द्रव अवस्था में आएगा। गति तो करता रहता है लेकिन आयतन निश्चित हो जाता है। इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित है, इसमें आयतन निश्चित है, और इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। ये किसी भी दिशा में फैल सकता है। तो ये होता है गैस, ठोस, द्रव, गैस। हम बात करते हैं ठोस के बारे में। गैस के बारे में चलिए बात करते हैं शुरुआत में। गैस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसे जिस पात्र में रखोगे उस पात्र के अनुसार ये परिवर्तित हो जाएगा। आयतन भी ताप और दाब से बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाती है। ताप में परिवर्तन करें या दाब में परिवर्तन करें तो आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। दाब लगाएंगे आयतन कम हो जाएगा। तो ये होता है गैस। गैस की अणुएं एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं। गैस में उनके अणुओं के मध्य काफ़ी बड़ा स्थान होता है, यानी खाली स्थान कुछ ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये अणुएं हैं, तो इनके बीच ये जो खाली स्थान है, इन्हीं को वॉइड कहा जाता है, रिक्ति कहा जाती है। तो इन 2 अणुओं के बीच की स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन्हीं रिक्तियों की वजह से ये अपने आयतन को निश्चित नहीं कर पाता है। चूँकि इनके बीच आकर्षण नहीं होता है, इसलिए अणुएं एक दूसरे से फ्री रहती हैं, इसलिए दूर चली जाती हैं आराम से। तो ये है इसके बारे में पता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वायु, यानी जितने भी गैस के बारे में जानते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन है ना, हीलियम, हाइड्रोजन और जो भी गैस होती हैं, एक्चुअली गैसें मूल रूप से अधातु होते हैं। ठीक है। तो जो गैस क्या होता है समझ में आ गया। गैसीय अवस्था क्या होती है? आयतन और आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। मैं ये नहीं पूछूंगा तुमको समझ में आया कि नहीं आया, तुमको ध्यान लगाना है कि तुमको समझना है। मेरा कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको समझ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ये आपकी गारंटी होने की आपको समझ में आना चाहिए। यानी आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझ में आई बातें। हाँ, अगर छोटी छोटी बात नहीं समझ में, आकार नहीं समझ में आ रहा है, आयतन नहीं समझ में रहा, तो पढ़ के आओ, जाओ चौथी, तीसरी चौथी पढ़ के आओ। अब सीधी सी बात कहना होगा मुझे। द्रव, द्रव जिसका आयतन निश्चित होता है, यानी अगर मैं किसी भी पात्र में 1 लीटर पानी लेता हूं तो वो 1 ही लीटर रहेगा। चाहे गिलास में लूं, चाहे वो बोतल में ले लूं, चाहे वो किसी भी जगह तालाब में भी डाल दूंगा, तो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। आयतन निश्चित हो गया है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया है। पानी में फैला देता हूं, पानी 1 लीटर पानी फैल गया, ठीक, पानी उतना ही रहेगा। तो ये होगा कि ये पात्र के आकृति के आधार पर इसकी आकृति चेंज होगी, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनमें अणुओं के मध्य एक निश्चित आकर्षण होता है और इनकी दूरी भी इतनी दूर होता है कि एक दूसरे के आकर्षण में तो होता है और वो गतिशील होता है। बंधा नहीं होगा एक दूसरे, मतलब बंधित तो होगा परंतु वो गति में होगा, मोशन में होगा। ये इसकी विशेषता होती है। उदाहरण में जल, सामान्य तौर पर जल, हमारे सामान्य तापमान पर जो जल है, तेल, ब्रोमीन, पारा, ये सब द्रव है। ठोस, ठोस जिनके आकृति और आकार, आयतन और आकृति यानी आयतन और आकार निश्चित होगा। आयतन भी निश्चित होगा। अगर मैं ठोस को यहां से उठा करके वहां पे रख दूं तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा बना था। एक कंचे उठाइए, कंचे को चाहे बोतल में डालिए, चाहे आप अपने घर के किसी कोने पर रखिए, किसी खिड़की पर रखिए, कहीं पे रखिए, हमेशा वो कंचा कंचा ही रहेगा, गोलाकार ही रहेगा।
तो ठोस क्या होता है? जिसकी आकार और आकृति निश्चित होती है, उसका आयतन भी निश्चित होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है, ठोस होता है। ठोस में उनके अणुओं के मध्य एक बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होते हैं, आपस में सघनता से जुड़े होते हैं। ये ठोस की विशेषताएं होती हैं। इस तरह से ठोस में उसके अणु में आसानी क्या होते हैं? बहुत ही प्रबलता से जुड़े होते हैं। उनकी बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, लेकिन लगभग लिखा है औसत दूरी 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। उदाहरण में जितने भी धातुएं होती हैं, जिस धातु का भी नाम लो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड आदि, जो भी धातु का नाम ले सकें, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, है ना, जो भी पदार्थ का नाम लें, लगभग सल्फर, ये सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। नमक, शक्कर, ये सब ठोस है। चलिए साहब, ये हो गया हमारा ठोस। अब चलते हैं गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्थाओं को हम बहुत ही धीरज से समझें। गैसीय अवस्था, गैस क्या होता है, गैसीय अवस्था क्या होती है, बात हो गया है। गैसीय अवस्था के नियम, जिसको गैस का नियम कहते हैं। गैस के कुछ नियम हैं। पहली बात तो ये समझना होगा गैस के बारे में कि गैस को पहचानने के लिए, गैस के आयतन, आकार, आकृति को निर्धारित करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। गैस इन बातों से प्रभावित होती हैं: उनकी मात्रा कितनी है, मोलों की संख्या, उसका आयतन, उसका दाब और उसका ताप। गैस को कम मोलों की संख्या कम होगी, अणुओं की संख्या कम होगी। दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जिसकी मात्रा कम होगी, उसमें अणुओं की संख्या कम है, तो वो पदार्थ कैसा होगा? वो पदार्थ ही कम होगा। समझ रहे हैं ना? 1 किलो शक्कर और 2 किलो शक्कर में ये अंतर है कि 1 किलो शक्कर में जितनी उसके अणुएं होंगी शक्कर की, 2 किलो में ज्यादा होगा। सीधा सा मतलब यही है। तो ये जितना ज्यादा अणुएं होंगी उतने मोल होंगे। तो मोल की संख्या जो होती है, मोल नंबर जो होते हैं, वो गैस की मात्रा को निर्धारित करेगा। दूसरा होता है आयतन। गैस का आयतन, गैस का आयतन मोल पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, इसी तरह से दाब पर निर्भर करेगा। समझ रहे हैं ना? आयतन भी है, इन तीनों पर निर्भर करेगा, ताप भी इन तीनों पर निर्भर करेगा, दाब भी इन तीनों पर निर्भर करेगा। तो सवाल ये होता है कि ये चार चीजें एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करें तो कुछ इस तरह का संबंध स्थापित होगा, जिसको हम गैस के नियम के आधार पर हम समझाते हैं। हमने गैस की एक निश्चित मात्रा ले लिया है, उस पर दाब लगा के देखते हैं कि क्या होता है। गैस की निश्चित मात्रा ले लिया, एक पिस्टन में हमने एक सिलेंडर में भर दिया है और उसमें एक दाब लगाते हैं। जैसे जितना ज्यादा दाब लगाते हैं उसका आयतन कम होने लगता है। दाब को कम करते हैं, आयतन बढ़ने लगता है। क्या मतलब हुआ? गैस पर दाब लगाने पर आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। बढ़ाने पर क्या बढ़ा रहे हैं? दाब बढ़ा रहे हैं। आयतन, एक को बढ़ाते हैं तो एक कम होता है। दाब को बढ़ाया जाता है तो आयतन कम होता है। दाब को घटाया जाता है तो आयतन बढ़ता है। मतलब क्या हुआ? एक को बढ़ा रहे हैं तो एक को घटा रहे हैं, यानी उल्टा हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। तो किसी भी गैस का जो संबंध उनके दाब के साथ आयतन में होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। दाब में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? दाब बढ़ाते हैं तो आयतन कम हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध। दाब को घटाएंगे, आयतन घट जाएगा। अब सीधे सा मतलब है यार, पंप में हवा भरते हो तब क्या करते हो? पंप को दबाते हो तो आयतन कम हो जाता है, होता है ना? तो सीधे सा मतलब होता है, ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं होगी। तो यहां पर हमने दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया है, इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों स्थिर रहना चाहिए। तो बोलेंगे स्थिर ताप पर कि किसी गैस की निश्चित मात्रा, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर मैं उंगलियां रख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए, मुझे मत देखिए। तो क्या बोला है? तो ये हमने आपके लिए परिभाषा रखा है। इसको दिया था 1662 में, किसने? रॉबर्ट बाल्स ने। तो ये बेटा एक काम करना, मेरे केबिन में जाना, बोतल में पानी है क्या चेक करना, अगर होगा तो ले आना। तो
ये है इसकी परिभाषा, याद करिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के समानुपाती, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब V इज इक्वल टू हो जाएगा K 1/P, ये हुआ इसका नियम। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू V, समीकरण नंबर 1। हाँ, यदि ऊपर जाके ले क्या होगी क्या, चलो, यदि गैस का दाब P1 से P2 कर दिया जाए तो उसका आयतन V1 से V2 हो जाएगा। अब ये दाब बढ़ाए कि घटाए उस पर डिपेंड करेगा। तो समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, समीकरण 1 के अनुसार क्या होगा, K तो स्थिरांक है, ये चेंज नहीं होगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा। P1 के लिए V1, इसी तरह से P2 के लिए V2। तो इस समीकरण को हम P1 के लिए, तो P1 के लिए क्या होगा, V1 है, P2 के लिए V2 है, इसलिए इसका नियम, दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, सॉरी 2 और 3, एक तो पहले लिख चुका हूं। तो बताओ इसमें K P1 V1 इज इक्वल टू K है और P2 V2 इज इक्वल टू K है, मतलब ये दोनों बराबर हुआ ना। तो हमारे पास क्या हुआ, अतः समीकरण 2 व 3 से क्या मिला हमें, P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारा समीकरण मिल गया चार्ल्स के नियम के लिए। बात खत्म हो गई हमारी, वो बड़ी बड़ी चीज नहीं है साइंस में, ठीक। तो ये हुआ किसका नियम, क्या कहता है, आयतन दाब के समानुपाती होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखेंगे। हाँ जी, देखो, थैंक यू। तो ये नियम हो गया एक। हमारा दूसरा नियम है हमारे पास किसके साथ, अब हमने किसको स्थिर लिया था, ताप को स्थिर लिया था ना, और पदार्थ की मात्रा को स्थिर लिया था। n स्थिर है और t स्थिर है। अब हम क्या करेंगे, ताप की जगह दाब को स्थिर लेंगे, ये स्थिर है। तो क्या कहेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन ताप से संबंधित होगा, ताप के समानुपाती होता, वो होगा चार्ल्स का नियम। हमारा चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात ये कहता है आयतन समानुपाती T परम ताप के। तो V इज इक्वल टू K इंटू टी। जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एक स्थिरांक आता है, ये बात आपको पता होगा। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू होगा V बाई टी। समीकरण हमारा ये हमारा एक हो गया। अब बताओ अलग अलग तापमान पर आयतन क्या होगा। यदि गैस का ताप T1 से T2 कर दिया जाए तो उसका आयतन V1 से V2 हो जाएगा। आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ, K इज इक्वल टू V1 बाई T1 और V के लिए क्या होगा, V2 बाई T2। तो समीकरण ये 2 हो गया, हमारा समीकरण ये 3 हो गया। सिंपल सा समीकरण है। तो समीकरण 2 व 3 से तो क्या हुआ, दोनों की वैल्यू K के बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है। तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, हमारा चार्ल्स का नियम का फॉर्मूला ये बनेगा। तो बॉयल का नियम क्या मिला, V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसका क्या मिला चार्ल्स का, V1 बाई T1 और इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये दूसरा नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, ठीक।
अब चलते हैं एवोगैड्रो के नियम की तरफ चलते हैं। एवोगैड्रो ने क्या कहा है, ये कहा गया है कि अगर हम ताप और दाब को स्थिर मान लें, ठीक है, ताप और दाब को स्थिर मान लें, क्योंकि दो को ही लेना है ना, 4 पैरामीटर्स में 2 को ही लेना है, 2 को स्थिर मानेंगे, 2 को लेंगे। तो यहां पर किन किन चीजों को हमने लिया था, एन पी वी टी है। तो हमने अब देखिए इन दोनों के बीच में बायल का नियम है, इन दोनों के बीच में किनके बीच में, हाँ, इन दोनों के बीच में चार्ल्स का नियम है। अब इन दोनों के बीच में सॉरी किसका नियम की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, इन दोनों के बीच में एवोगैड्रो का नियम है। तब इन दोनों के बीच में एवोगैड्रो का नियम है, तो ये और ये तो स्थिर रहेगा, तो स्थिर ताप और स्थिर दाब पर इसलिए लिखा गया। किसी, है ना, गैस का आयतन उनके अणुओं की संख्या के या मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो अर्थात गैस का आयतन V समानुपाती कैपिटल N, कैपिटल N है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, और हम ये जान लें कि अणुओं की संख्या जो है मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो क्या होगा, अतः हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V समानुपाती N। यहां पर N जो है मोलों की संख्या है। अब जब मैं ये बताया था तो बताया था ये मोलों की संख्या है, ये दाब है, ये आयतन है, ये ताप है। तो संकेतों को समझें, यहां पर N क्या है, मोलों की संख्या, V गैस का आयतन, P इसको कह सकते हैं गैस पर आरोपित दाब भी कह सकते हैं या गैस का दाब भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीजें समान होगा। T परमताप, परमताप T इज इक्वल टू होता है स्मॉल t प्लस 273। ये जो T कैपिटल T केल्विन पर ताप को दर्शाता है और ये डिग्री सेल्सियस में ताप को दर्शाता है प्लस 273। आप दोनों तरह से, कोई भी तरह से लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में ये संबंध है। अब चलेंगे, ये लिखा भी है, एवोगैड्रो का नियम हो गया हमारा। इसके बाद है आदर्श गैस समीकरण। ये सभी सारे नियमों को याद रखना, बहुत बड़ा बड़ा नियम नहीं है, पकड़ के बैठ जाते हैं तो 4 घंटे लग जाएंगे, है तो बिल्कुल आसान सा है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने आपके। तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है, गैस नियमों को मिलाने पर प्राप्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। जैसे यहां पर देखें, बायल के नियमानुसार गैस समीकरण को भी हो सकते हैं, गैस नियम समीकरण को भी लिख सकते हैं, गैस नियमों को भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। बायल के नियमानुसार क्या मिलेगा, बोलो, व्युत्क्रमानुपाती P समीकरण 1, चार्ल्स के नियमानुसार क्या मिलेगा, V समानुपाती T, इक्वेशन नंबर 2। फिर कौन आएगा, एवोगैड्रो के नियमानुसार V समानुपाती स्मॉल n।
ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। तीनों समीकरणों को मिलाने पर तीनों समीकरणों को मिला दें, वी 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 है देखिए, तो वी समानुपाती, तो अपने को क्या क्या मिला, टी एन दोनों समानुपात में आ रहा है और पी व्युत्क्रम अनुपात में आ रहा है। तब क्या होगा, v इज इक्वल्स टू एक नया स्थिरांक आपको देखने को मिलेगा r, एन टी बाई पी। तो हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये लिखा जा सकता है। ये समीकरण है p इंटू वी के साथ, ठीक। ये समीकरण कहलाता है आदर्श गैस समीकरण। यह आदर्श गैस समीकरण है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर P जानते, V जानते हो, N जानते हो, T जानते हो। यहाँ पर नया चीज आया है उसको लिख रहा हूँ। यहाँ R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक, नियतांक, कांस्टेंट, स्थिरांक, स्थिरांक, निश्चितांक, नियतांक, नियतांक, निश्चितांक, या कांस्टेंट यानी फिक्स, वही चीज बता रहा है, एक ही चीज को बताता है। तो ये 3-4 चौथी बातें हमारी हुई, ठीक है, क्लियर है। पूरा 4 के 4 याद होना चाहिए जितना पढ़ाऊंगा आज। अब बात करता हूं इन आर के नियमों में कौन कौन सी चीजों को याद रखेंगे। आर का तो अलग अलग इकाई पर अलग अलग मान आपको दिखाई देगा, क्योंकि आर इकाई कन्वर्ट होगा तो अलग अलग होगा। जैसे मैं 1 सेंटीमीटर की बात करता हूँ, 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। mm बोलूंगा तो 10 mm बोलूंगा। अब मीटर में बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 है ना, 1 कितना हो, 1 इंटू 10⁻⁻10 को हम मीटर में बोल दूंगा तो वो फिर वो सेंटीमीटर है। मैंने क्या 10⁻⁻, कितना होगा 2 मीटर बोलता हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सेंटीमीटर को ही तो दर्शा रहे हैं क्या। तो बात ये होता है कि इकाई अलग हुआ और वैल्यू अलग हो गया। तो समझना यह है कि यहां पर आर की यूनिट अलग अलग इकाई पर क्या है, लीटर एटमॉस्फेरिक डिग्री, ये पर डिग्री या पर केल्विन दोनों चलेगा। तो पर डिग्री पर मोल या पर केल्विन पर मोल। तो इस स्थिति में होता है लीटर एटमॉस्फेरिक की कंडीशन में, ये याद रखिएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर डिग्री पर मोल। दूसरा आप याद रखिएगा कैलोरी में, वो है कैलोरी में होता है इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। इसी तरह से आपके पास आएगा एक और वैल्यू है जूल। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा याद रखा करिए। R इज इक्वल्स टू, अगर हम जूल में देखें तो क्या होगा, जूल पर केल्विन पर मोल या जूल पर डिग्री पर मोल भी कह सकते हैं। केल्विन और मोल का पर के साथ जो होता है, यानी कि पर प्रति के साथ, यानी दोनों का डिफरेंस एक ही होता है, इसलिए केल्विन की जगह डिग्री लिखा जा सकता है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक, ये याद रखना है आपको। तो जो चीज़ें हैं, एक है लीटर एटमॉस्फेरिक में कितना 0.0821 और जूल में होगा कितना है कितना होगा 8.314। तो ये दोनों 3 चीज़ें बस याद रखिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। अगर मैं अर्ग में बोलूँ तो यहाँ पे इंटू 10⁻7 कर दूंगा, तो फिर यही सब चेंज होते जाता है थोड़ा सबके साथ, ठीक। तो वो याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है फिलहाल। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है जरा देखिए। 740 टॉर दाब पर ऑक्सीजन गैस के नमूने का आयतन 880 मिलीलीटर से 840 मिलीलीटर कम करने पर अतिरिक्त दाब की कितनी आवश्यकता होगी, ये बताना है। पहली बात है, ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर हम सिंपल बात कहें तो पहले सिंपल बात पे ध्यान देते हैं।
अगर ये पूछा है कि इतने दाब, अगर ये प्रश्न थोड़ा सरल कर दें कि बोला है भाई इतने दाब पर इतना आयतन है, तो इतना आयतन कितने दाब पर होगा, अगर ऐसा पूछता तो बात अलग थी। यहां पर और भी कुछ चीजें पूछ दिया गया आगे। तो ये होता है आपके यहां जब प्रश्न आएगा सीजी बोर्ड में तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा। सिंपल क्या रहेगा? पहली बात है कि ऐसा प्रश्न रहेगा। अक्सर आपके यहाँ प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, इसी प्रश्न को कुछ ऐसा सरल कर देते हैं। ये जो लिखा है ना, चलिए मैं इस प्रश्न को हल कर देता हूँ, दोनों चीज़ें बता देता हूँ और अलग से प्रश्न लिखूंगा, उससे अच्छा है। चलिए समझें इस प्रश्न को। लिया गया 740 टॉर दाब पर ऑक्सीजन गैस के नमूने का आयतन। यहां पर इतने दाब पर इतना आयतन बोल रहा है। आयतन इतने से इतना हुआ, यानी दूसरा कंडीशन हुआ, सेकंड कंडीशन हुआ, पर उसके लिए कितना दाब लगेगा ये पूछा गया है। चलो देखते हैं। गिवन दाब P1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 740 टॉरिसैली। V1 कितना दिया है? 880। आयतन दिया है 880 ml। यहां पर V2 भी दे दिया गया, 440 से इतने से इतना हो गया। इतने के लिए कुछ तो दाब लगाना पड़ेगा, तो P2 कितना है हमें पहले ज्ञात कर लेना है। गिवन, तो सीधा सा जवाब ढूंढिए। सूत्र हमारा कौन सा लगेगा बताओ? हाँ, बॉयल का नियम। क्या सा? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हमें ज्ञात करना है P2, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P1 V1 बाई V2। चलिए, तो P2 इज इक्वल्स टू P1 कितना है? 740 गुणा 880 है ना, बटा 440, ये इतना हो गया। तो P2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एक कम दो नहीं, दो बार चला गया नहीं, तो 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना होगा? 0.8। ये मिल गया है ना, ये क्या मिल गया? टॉर मिला है। तो इतने आयतन के लिए इतने दाब की आवश्यकता है हमें, ये तो पता चल गया। लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि कितने अतिरिक्त दाब लगा, एक्स्ट्रा दाब कितना लगा, ये पूछ रहा है। भाई दाब पहले इतना था, एक्स्ट्रा दाब कितना लगा, तो अतिरिक्त दाब क्या होगा? एक्स्ट्रा दाब क्या हुआ? अतिरिक्त दाब। अतिरिक्त दाब हुआ कि जो हमने इतना दाब लगाया है तब जाकर के आयतन इतना हुआ, यानी ज्यादा दाब हुआ ना ये, तो क्या हुआ? P2 माइनस P1, तो कितना हो जाएगा? 1480 माइनस P1 कितना है? 740, यानी कि 700, क्योंकि जस्ट डबल था ना ये ml। इतना हमको एक्स्ट्रा दाब लगाना पड़ेगा, तब ये प्रश्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। नॉर्मल आपके यहाँ सीजी बोर्ड में यहीं तक के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे के एग्जामिनेशन जैसे एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो थोड़ा कुछ स्पेशल रहेगा। तो ये हुआ हमारा आज की क्लास। कल की क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कल याद हो जाना चाहिए। कल मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। 1 मिनट देखता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बस इतना ही है। मैं कल की क्लास से आपको कुछ होमवर्क आपको मिलेगा, आज की क्लास से होमवर्क नहीं है। पिछला होमवर्क है उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारी आज की क्लास। तो आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर देखते हैं आप लोगों का। बंद करो क्लास।